27 जुलाई 2014 कानपुर की घटना है। रात के करीब 12 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी स्वरूप नगर थाने में एक 26-27 साल का लड़का हाँफते हुए आता है। उसकी आवाज़ में हकलाहट था। वो आकर के बताता है कि सर, कुछ बाइक सवार आए और मेरी वाइफ को किडनैप करके ले गए। स्थिति काफ़ी गंभीर लग रही थी तो पुलिस तुरंत हरकत में आती। वायरलेस पर मैसेजेस भेजे जाते हैं। करीब 2.5 घंटे तक लगातार छानबीन होती है और 2.5 घंटे बाद एक सुनसान इलाके में एक कार खड़ी मिलती है। जब पुलिस कार की तलाशी लेती है तो उसके अंदर पिछली सीट पर एक लड़की की बॉडी मिलती है, लहूलुहान हालत में। उस लड़की की बॉडी पर कई बार चाकू से वार किया गया था। जब पहचान की जाती है तो पता लगता है इसका नाम था ज्योति श्यामदासानी। वो जो लड़का कुछ देर पहले, या कहें कि 2.5 घंटे पहले थाने में आया था, उसका नाम था पीयूष श्यामदासानी, कानपुर शहर के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा। रेड फोल्डर के इस एपिसोड में आज हम बात कर रहे हैं कि ऐसी क्राइम स्टोरी की जिसमें कई बार आपको लगेगा कि ये व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वही व्यक्ति एक ऐसा काम कर देता है जिसकी कि लोग दूर दूर तक कल्पना तक नहीं करते। ऐसा आदमी जो कि एक दर्द से गुजर रहा है, उसको उस दर्द का अंदाजा है, लेकिन अपने दर्द को मिटाने के लिए किसी और को वही दर्द दे देता है। इस कहानी में हम बात करेंगे 2014 कानपुर के एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस की। तो शुरू से शुरू करते हैं। 2000 के दशक का कानपुर शहर में दो बड़े व्यवसायी, या फिर कहें कि दो बड़े बिजनेसमैन का दौर था। एक बिस्किट व्यापारी ओम प्रकाश श्यामदासानी और दूसरे पान मसाला कारोबारी हरीश मखीजा। वैसे तो दोनों का बिजनेस काफ़ी अलग था, लेकिन फिर भी दोनों के परिवार काफ़ी करीब थे। दोनों की कई इवेंट्स के अंदर मुलाकात होती रहती थी। दोस्ती काफ़ी अच्छी थी और दोनों के बच्चे भी एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। ओम प्रकाश श्यामदासानी का लड़का पीयूष श्यामदासानी और हरीश मखीजा की लड़की मनीषा मखीजा। दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती थी। दोनों एक साथ बड़े हुए थे। दोनों का एक दूसरे पर काफ़ी भरोसा भी था और वो भरोसा धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है और एक दिन पीयूष श्यामदासानी अपने घर पर जा कर के अपने घर वालों से कहता है कि मैं मनीषा मखीजा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। पीयूष के पिताजी ओम प्रकाश ने कहा कि अच्छा परिवार है, दोस्ती भी है, घर तक का आना जाना है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, आराम से बात कर लेते हैं और शादी पक्की करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार दोनों की कुंडली भी दिखा लेते हैं। अब ओम प्रकाश श्यामदासानी कुंडली में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे और यहीं से सारी चीज़ें गलत होना शुरू होती है। दोनों की कुंडली मैच ही नहीं कर रही थी, इसलिए ओम प्रकाश श्यामदासानी ने क्लियर मना कर दिया था कि ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन चूंकि ओम प्रकाश का लड़का पीयूष और हरीश की लड़की मनीषा दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो अभी भी शादी करने की रट लगाए हुए थे। लेकिन जब ओम प्रकाश श्यामदासानी और उसका पूरा परिवार पीयूष के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाता है कि तुम उस लड़की को छोड़ दो, तब जा कर के कहीं वो मनीषा से दूर होता है। दोनों फ़ोन पर बातचीत बंद हो जाती है, दोनों का मिलना जुलना भी बंद हो जाता है और अब पीयूष अपने काम में ध्यान लगाने लगता है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद पीयूष के लिए एक नया रिश्ता आता है, एक दूसरे बड़े बिजनेसमैन की बेटी का रिश्ता। जबलपुर के बड़े बिजनेसमैन शंकर लाल नागदेव की लड़की ज्योति। ज्योति का रिश्ता आता है पीयूष के लिए और दोनों की शादी पक्की कर दी जाती है। 28 नवंबर 2012 में दोनों की शादी हो जाती है। दोनों की शादी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से की जाती है। ज्योति अपने नए परिवार में शामिल होती है। दोनों परिवारों में काफ़ी ज़्यादा खुशी थी, लेकिन इस चमकती शुरुआत के पीछे एक बहुत गहरी और दर्दनाक सच्चाई छुपी थी, जो कि आगे जा कर के ज्योति और पीयूष दोनों के परिवारों के लिए एक बड़ा झटका साबित होती है। पीयूष अभी भी अपने दिल से मनीषा को निकाल नहीं पाया था। दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा था, लेकिन क्योंकि अब पीयूष की शादी हो चुकी थी तो थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे कि दोनों के बीच अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मतलब बाहर से तो यही लग रहा था कि पीयूष और मनीषा दोनों का रिश्ता अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। खैर, कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक भी चलता है, लेकिन फिर एक दिन पीयूष को अचानक से मनीषा की याद आ जाती है। वो मनीषा के पास मैसेज करता है, कैसी हो? मनीषा का भी रिप्लाई आता है कि ठीक हूँ, अच्छी हूँ।
मनीषा पूछती है आज तुमने कैसे मैसेज किया। तो पीयूष कहता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। मनीषा कहती है कि अब जाकर के याद आई है, शादी के इतने दिनों बाद। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, लेकिन किसी और के साथ शादी करके और अभी भी तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें मेरी याद आती है। पीयूष कहता है कि वो सब तो मैंने मजबूरी में किया था, मतलब मैं मजबूर था अपने परिवार के सामने, इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। प्यार तो मैं आज भी तुम ही से करता हूँ। वो दौर जो बीत चुका था वो एक बार फिर से लौट आया था, यानी कि दोनों के बीच अब फिर से एक बार फ़ोन पे बातें होने लगी। धीरे धीरे बात करते करते मुलाकातें भी होने लगी, दोनों बाहर मिलने जुलने लगे। दोनों का प्यार एक बार फिर से लौट चुका था। एक दिन मनीषा पीयूष के पास कॉल करती है। उसकी आवाज़ थोड़ी सी बुझी बुझी सी लग रही थी, यानी कि वो किसी तरीके की सोच में थी या दर्द में थी। पीयूष इसकी वजह पूछता है तो मनीषा बताती है कि मेरी शादी तय होने वाली है, यानी कि मेरे लिए रिश्ता आया है। पीयूष को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, हालांकि वो खुद इससे पहले शादी कर चुका था, खुद शादीशुदा था, लेकिन फिर भी उसको न जाने ये एक चीज़ एक्सेप्ट नहीं थी कि मनीषा की शादी हो। वो कहता है कि अगर तुम्हारी शादी होती है तो फिर हम दोनों कभी मिल भी नहीं पाएंगे। मनीषा कहती है कि हाँ ये बात तो सच है, अगर मेरी शादी होती है तो फिर हम दोनों शादीशुदा हो जाएंगे और दोनों की अपनी अपनी अलग ज़िंदगी होगी, हम दोनों फिर शायद ना मिल पाएँ। पीयूष को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो पता नहीं कैसे करके उस शादी को तो होने से रोक देता है, यानी कि वो जो रिश्ता मनीषा के लिए आया था उस रिश्ते को किसी भी प्रकार से कैंसिल करवा देता है। लेकिन फिर भी उसका डर तो ख़त्म नहीं हो पाया था, क्योंकि उसे इस बात का अंदाज़ा था कि आज भले ही मैंने ये रिश्ता कैंसिल करवा दिया, हो सकता है मैं कल भी कोई रिश्ता कैंसिल करवा दूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं मनीषा की शादी ना होने दूँ। एक ना एक दिन इसकी शादी ज़रूर होगी। और इसी दर्द में पीयूष धीरे धीरे दिन निकालने लगता है। वो रात रात भर घर से बाहर रहने लगा और उधर ज्योति जो कि उसकी वाइफ थी वो घर पर उसका इंतज़ार करती रहती थी। काफ़ी दिन ऐसे ही गुजरते रहे और एक रात पीयूष लगभग 2 बजे वापस घर लौटता है। ज्योति पूछती है कि कहाँ थे। पीयूष कहता है कि कुछ काम था। इस पर ज्योति को गुस्सा आ जाता है। कहती है कि रोज़ के रोज़ तुमको काम होता है, यानी कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हें लगातार बाहर काम पड़ रहे हैं, रात को इतनी देर तक आते हो, कभी आते नहीं हो। तो पीयूष कहता है कि तुम्हें ये सब पूछने का कोई अधिकार नहीं है, मतलब कि मैं जहाँ भी रहूँ जहाँ भी ना रहूँ वो मेरी अपनी ज़िंदगी में कैसे भी करूँ। ज्योति कहती है कि अगर तुम शुरुआत से ऐसे ही थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। आखिरकार मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी ज़िंदगी पर मेरा अधिकार है। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है तुम जो भी करते हो, और तुम्हें भी पड़ेगा जो मैं करूँगी, तो मुझे पूछने का पूरा अधिकार है। लेकिन पीयूष ज़्यादा कुछ कहता नहीं, वो बस इतना कहता है कि तुम मुझे शांति से जीने दो। ज्योति कहती है कि और मेरा क्या, मैं भी तो शांति से जीना चाहती हूँ, तुम अगर इसी तरीके से करते रहे तो मेरी ज़िंदगी में कहाँ से शांति रहेगी। अब पीयूष बिना कुछ कहे ही घर से बाहर चला जाता है। उसके बाद में पीयूष मनीषा के पास कॉल करता है। उसकी आवाज़ थोड़ी सी सहमी हुई सी लग रही थी। मनीषा उससे इसकी वजह पूछती है तो पीयूष बताता है कि जब तक ज्योति हमारे बीच में तब तक हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। मतलब बात बात पर सवाल करती है, शक करती है। मैं बाहर जाता हूँ तब भी सवाल पूछती है, मैं घर के अंदर चुपचाप बैठा रहूँ तो भी सवाल पूछती है। मतलब इससे मैं परेशान हो चुका हूँ। फिर पीयूष कहता है कि अगर ज्योति हमारे बीच में रही तो हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, मतलब ना ही तो हम मिल सकते हैं ना ही साथ रह सकते हैं। मनीषा भी इस बात पर सहमत थी। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, जब तक ज्योति है तब तक तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये बातें सिर्फ बातें थी, मतलब सिर्फ इसलिए कि परेशान होने के बाद ये कह देना, आपस में अपने दुखों को बांट लेना, बस यहाँ तक सीमित थी। लेकिन धीरे धीरे जब ये हालात और बिगड़ने लगे तो ये सोच इरादे में बदल गई। अब मनीषा और पीयूष दोनों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती रहती कि किसी भी तरीके से ज्योति को रास्ते से हटाया जाए। लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए लोग चाहिए होंगे, और प्लानिंग भी ऐसी करनी पड़ेगी बिल्कुल कि किसी को थोड़ा भी शक ना हो। अगर थोड़ा भी शक होता है तो दोनों की ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हो सकती है। एक दिन मनीषा फिर से पीयूष को कॉल करती है और कहती है कि तुम मेरे ड्राइवर को जानते हो कि अवधेश, वो समय आने पर कुछ भी कर सकता है, यानी कि वो कुछ भी कर सकता है। तो इस बात पर पीयूष को लगा कि शायद ये उसी ओर इशारा कर रही है कि अगर ज्योति को रास्ते से हटाना है तो अवधेश हमारा इसमें साथ दे सकता है। लेकिन अवधेश अकेला भी काफ़ी नहीं था, उसको भी और लोगों की आवश्यकता थी, इसलिए 3 और लोगों को हायर किया जाता है सिर्फ इसी काम के लिए। अब 13 जुलाई 2014 का दिन आता है। उस दिन संडे था। पीयूष ज्योति से जा कर के कहता है कि आज संडे है
चलो कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। ज्योति अचानक से चौंक जाती है। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद में, दोनों के रिश्ते इतने बिगड़ने के बाद में, लड़ाई झगड़ा होने के बाद में पीयूष अचानक से आकर के ये कहे कि चलो कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए, तो ये एक नॉर्मल बात नहीं थी। वो इसीलिए पूछती भी है पीयूष से, लेकिन पीयूष कहता है कि देखो उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, मुझे इस चीज़ का अफसोस है और मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि दोनों बाहर चले घूमने के लिए और आराम से बात करेंगे। ज्योति इस पर राजी हो जाती है, दोनों जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन उस दिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाले थे, तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और बारिश में पता था पीयूष को कि अपनी प्लानिंग काम नहीं कर पाएगी। इसलिए वो कहता है कि यार बारिश हो रही है, बाहर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होगा, तो पूरा मामला प्लान बिगड़ जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। ज्योति कहती है कि अभी तो तुम कह रहे थे बाहर चलेंगे, बारिश आ रही है तो क्या हुआ, हम बारिश में ही चल जाएंगे। लेकिन पीयूष को इस बात का अंदाज़ा था कि जैसा वो करना चाह रहा है वो हो नहीं पाएगा, तो उस दिन प्लान कैंसिल हो जाता है। फिर एक बार फिर से प्लानिंग की जाती है। दोबारा प्लानिंग के साथ में अगला संडे आता है, यानी 20 जुलाई 2014। उस दिन फिर से ज्योति से कहता है कि चलो आज चलते हैं। लेकिन उस दिन ज्योति मना कर देती है, नहीं मेरा मूड नहीं है आज जाने का, मुझे नहीं जाना है। एक बार फिर से प्लानिंग पूरी ख़राब हो जाती है, पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। लेकिन पीयूष को जल्दी थी, मतलब इस काम को करने की बहुत जल्दी थी। उसके मन में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, उसके लिए ये उसके दिमाग पर एक बोझ था, किसी भी तरीके से ये बोझ मेरे दिमाग से उतरे, और इसीलिए उससे रहा नहीं जा रहा था। वो एक बार फिर से ट्राई करता है, लेकिन ज्योति उस दिन बिल्कुल मूड में नहीं थी, वो बिल्कुल मना कर दी थी कि नहीं मुझे नहीं जाना। एक बार फिर से अगला संडे आता है, नई प्लानिंग की जाती है। इस बार प्लानिंग थोड़ी और बेहतरीन तरीके से की जाती है। 27 जुलाई 2014 उस दिन एक बार फिर से वो कहता है कि ज्योति चलो आज चलते हैं, देखो 2 संडे हो गए, 2 संडे से मैं कह रहा हूँ तुम जा नहीं रही, आज हम ज़रूर चलेंगे। ज्योति भी कहती है कि पता नहीं इसको ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है आज चलते हैं। अब दोनों तैयार होकर के घर से निकलते हैं। दोनों एक होटल में पहुंचते हैं, वहां पर डिनर की प्लानिंग थी। दोनों डिनर टेबल पर जा कर के बैठते हैं। लेकिन एक चीज़ थी जो कि अच्छी नहीं थी, अजीब थी। मतलब पीयूष बात नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में कहीं कुछ और ही चल रहा है, वो एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। ज्योति कहती है कि देखो हम दोनों बाहर आए हैं, डिनर के लिए आए हैं और तुम बात ही नहीं कर रहे हो। जब भी ज्योति कुछ सवाल पूछती है, हाँ ना में जवाब देता है या फिर ऐसे ही बात को टाल देता, मतलब खुल कर के बात नहीं कर पा रहा था। ज्योति को लगा पता नहीं क्या हो रहा है इसको, तो वो पूछ लेती है कि आखिर बात क्या है। इस पर पीयूष कहता है कि देखो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। ज्योति कहती है कि तुम्हें इतनी दिक्कत थी, परेशानी थी तो आए क्यों, तुम ही जिद करके लाए हो, मैंने तो कहा भी नहीं तुमसे कि तुम चलो। पीयूष इस पर कहता है कि हाँ मुझे पता था कि हम दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मैं जल्दी से जल्दी इस सारी चीज़ों को ठीक करना चाहता था, इसलिए मुझे मेरी तबीयत की भी परवाह नहीं थी। इतने में पीयूष बोलता है कि एक मैसेज है। मैसेज देखता है, उसके बाद में थोड़ी देर बाद उसका मोबाइल फिर से वाइब्रेट होता है। ज्योति पूछती है कि अब क्या है, तो वो कहता है कि ज़रूरी कॉल है, मैं जल्दी बात करके आता हूँ। ज्योति कहती है कि यहीं पर बात कर लो, वहाँ जाने क्या हो सकता है। वो थोड़ा झुंझलाता है और फिर कहता है कि इंपॉर्टेंट कॉल है, यहाँ बात नहीं हो सकती। बाहर जाता है, बाहर जाकर के धीमी आवाज़ में कहता है क्या प्लान तैयार है। उधर से आवाज़ आती है कि हाँ सब कुछ रेडी है, बस तुम आ जाओ। इसके बाद में वो वापस डिनर टेबल पर पहुँचता है, तब तक खाना आ चुका था। अब ज्योति मायूस होकर के खाना चुपचाप खा रही थी, मतलब दोनों के बीच में बातचीत अब बिल्कुल बंद हो चुकी थी। और ज्योति कुछ कहती भी तो बस पीयूष थोड़ा सर हिला देता था। पीयूष का ध्यान आखिर वहाँ पर था ही नहीं, उसका ध्यान कहीं दूसरी जगह पर ही चल रहा था। वो कुछ भी गलत नहीं होने देना चाहता था। वो चाहता था कि मैंने जो भी प्लानिंग की है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तब जा कर के ही हम बच सकते हैं। तो इस मामले में वो बिल्कुल पूरी तरीके से उलझा हुआ था। दूसरी तरफ ज्योति खाना खाती है। उसके बाद में लगभग 11:30 बजे रात के वो वहाँ से निकलते हैं। कार धीरे धीरे घर की ओर बढ़ती है। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, सड़क पूरी तरीके से सुनसान था। कुछ देर चलने के बाद में पीछे से ज़बरदस्त हॉर्न की आवाज़ आने लगती है। तो वो पीछे मुड़ करके देखते हैं तो पता लगता है कि 2 बाइक काफ़ी तेज़ी से हॉर्न मारते हुए उनकी तरफ आ रही थी। ज्योति घबरा कर पूछती है कि ये लोग इतनी तेज़ी से हॉर्न बजाते हुए अपनी तरफ क्यों आ रहे हैं, वो भी रात के 12 बजे। तो पीयूष कहता है कि शायद इनको अपनी गाड़ी से आगे निकलना होगा, इसलिए पीयूष अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाता है। जैसे ही पीयूष अपनी कार के ब्रेक मारता है, तुरंत 2 बाइक पीछे से पीयूष की गाड़ी के आगे आकर रुकती है। 2 बाइक पर 4 लोग सवार थे। वो तुरंत आकर के कार को घेर लेते हैं और अंदर आकर के पीयूष की कॉलर पकड़ते हैं, पीयूष को बाहर निकालते हैं, कार की चाबी भी निकाल लेते हैं। पीयूष घबरा कर बोलता है
क्या हुआ, कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो। इतने में एक व्यक्ति उनमें से पीयूष को पकड़ करके धक्का देता है और उसको पीछे गिरा देता है। इतने में दूसरा व्यक्ति ज्योति को भी बाहर निकालता है और पीछे की सीट पर धकेल देता है। वो खुद आगे बैठ करके कार ड्राइव करते हैं और कार को भगा करके वहाँ से ले जाते हैं। पीयूष लड़खड़ा कर खड़ा होता है और कार के पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन कार काफ़ी आगे निकल चुकी थी। वो तुरंत ज्योति को कॉल करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ से कॉल उठाई जाती है, लेकिन ज्योति नहीं बल्कि किसी और व्यक्ति की आवाज़ थी। ज्योति पास में चिल्ला रही थी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, लेकिन वो लोग उसकी बिल्कुल नहीं सुन रहे थे। उधर से पीयूष कहता है कि ज्योति तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ रहा हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। उसके बाद में पीयूष स्वरूप नगर थाने पहुँचता है। लगभग 12:30 का समय हो चुका था। वहाँ जाकर के वो हाँफता हुआ कहता है कि सर मेरी वाइफ को अगवा कर लिया गया है, मेरी कार समेत। पुलिस वाले उसको पानी देते हैं और उसके बाद में कहते हैं तसल्ली से बताओ क्या हुआ। तो पूरा वाकया एक बार में सुना देता है। पुलिस वाले ये सब सुनकर के काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, लेकिन मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर था, इसलिए वायरलेस पर मैसेज भेज देते हैं। सभी थानों से एक्टिव होने को कहा जाता है। पुलिस की गाड़ियाँ दौड़ने लगती है। कुछ देर बाद उसी थाने के अंदर एक बूढ़ा आदमी आता है। वो आदमी था ओम प्रकाश श्याम दासानी, जाना माना बिजनेसमैन। वो आकर के पहले अपना नाम बताता है, उसके बाद में कहता है कि मेरी बहू को अगवा कर लिया गया है। पीयूष वहीं था, अपने पिताजी को देख करके और रोने लगता है और कहता है कि पिताजी ज्योति को वो लोग ले गए। इसके बाद में वो थोड़ा और तेज़ रोने लगता है। अब दोनों के कहने के बाद में पुलिस को ये चीज़ तो समझ आ चुकी थी कि ये मामला काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल है। किसी बड़े बिजनेसमैन की बहू को ही अगर कोई सरेआम किडनैप कर ले तो आप समझ सकते हो कि मामला कितना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। पुलिस की नींद पूरी तरीके से उड़ चुकी थी और सभी पुलिस वाले एक साथ मिल करके उस गाड़ी को ढूंढने में लगे हुए थे। लगभग 2 से ढाई घंटे तक मशक्क़त करने के बाद एक सुनसान इलाके में वो कार उनको खड़ी हुई मिलती है। जैसे ही जाकर के पुलिस वाले उस कार के पास जाते हैं और देखते हैं कार की पिछली सीट पर एक लड़की की लाश लहूलुहान हालत में पड़ी हुई थी और वो लड़की थी ज्योति श्याम दासानी, यानी कि वही लड़की जिसको कि किडनैप करके ले जाया गया था। अब गाड़ी लॉक थी और गाड़ी की चाबी वहाँ पर नहीं थी, तो शीशा तोड़ करके उस लड़की को बाहर निकाला जाता है और उसके बाद में पीयूष और उसके पिताजी को खबर दी जाती है। किडनैपिंग का मामला मर्डर में बदल चुका था। कुछ देर बाद वहाँ एक कार आकर के रुकती है। एक दरोगा धीमी आवाज़ में कहता है कि आईजी साहब आए हैं, आईजी आशुतोष पांडे। वो आकर के पूछते हैं कि क्या मामला है। दूसरी तरफ से दरोगा कहता है कि सर मर्डर हुआ है। आईजी पूछते हैं कि लूट के बाद में मर्डर हुआ है। दरोगा कहते हैं कि हुजूर यही तो उलझन है, मतलब गहने और पैसे पर्स वगैरह सब सेफ हैं, एक भी चीज़ शरीर से नहीं ली गई या फिर नहीं उतारी गई, गहनों की अगर बात करें, लेकिन उसके बावजूद मर्डर। मतलब लूट की कहानी अब समझ में नहीं आ रही थी। अगर लूट के लिए अपहरण किया गया और उसके बाद में मर्डर, तो लूट तो की नहीं गई, मतलब पैसे भी वैसे ही थे, गहने भी वैसे ही थे, कार भी वैसे ही थी, कुछ भी तो नहीं था जो लेकर के गए हो। उधर पीयूष का रो रो करके बुरा हाल था। हर कुछ देर के बाद वो तेज़ तेज़ रोने लगता। पुलिस वालों को उसे संभालना पड़ता था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता लगता है कि ज्योति की बॉडी पर 17 निशान थे चाकू के, यानी कि उसके ऊपर चाकू से 17 बार वार किया गया था। गाड़ी के अंदर 3 चाकू बरामद हुए थे, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं किया गया था। मतलब सिर्फ एक ही चाकू से बार बार उसके ऊपर वार किया गया था। ये किसी प्रोफेशनल का काम नहीं था, ये तो समझ आ चुका था, क्योंकि कोई भी पेशेवर खूनी इस तरीके से मर्डर नहीं करता है। ये या तो कोई प्लानिंग के तहत हुआ मर्डर दिखाई दे रहा था या फिर किसी आपसी रंजिश के कारण हुआ मर्डर दिखाई दे रहा था। पुलिस का शक अब धीरे धीरे पीयूष के ऊपर गहराता जा रहा था, क्योंकि उसके पास फ़ोन होने के बावजूद भी उसने तुरंत पुलिस को कॉल नहीं किया, बल्कि खुद चल करके 1 घंटे बाद पुलिस स्टेशन आकर के पहुंचा। जब इतना गंभीर मामला था तो उसे सबसे पहले पुलिस को कॉल करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला था तो पुलिस बिना किसी सबूत के पीयूष के ऊपर हाथ नहीं डाल सकती थी। अब पुलिस को कुछ ऐसे सबूत चाहिए थे जिससे कि ये केस और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब इसके बाद में पुलिस उस होटल की सीसीटीवी फुटेज निकलवाती है जिसमें उन दोनों ने डिनर किया था। जब वीडियोस को देखा जाता है तो पता लगता है कि माहौल वैसा नहीं था जैसा पीयूष ने बताया था। मतलब ना तो कोई हंसी मजाक, ना कोई बातचीत, माहौल बहुत ज़्यादा गंभीर लग रहा था। ज्योति बात करना चाह रही थी लेकिन पीयूष बात नहीं कर रहा था। वो बार बार फ़ोन लेकर के बाहर जाता था या फिर फ़ोन को देखता रहता था। पुलिस को समझ आया कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ हुई है, लेकिन ये सबूत भी काफ़ी नहीं था। उसके बाद में पुलिस एक बार उस जगह पर पहुँचती है जहाँ पर कार को रोका गया, यानी जहाँ से ज्योति को किडनैप किया गया था। जाकर के देखते हैं तो पता लगता है कि वहाँ पर भी एकदम से, यानी कि अचानक ब्रेक लगाने के कोई निशान सड़क पर नहीं थे। यानी कि अगर लूटपाट या ऐसी स्थिति होती
तो अचानक से ब्रेक लगाए जाते हैं, या तो अचानक से गाड़ी आगे आ जाती है या किसी चीज़ से रोकने का प्रयास किया जाता है तो अचानक ब्रेक लगाने का वहाँ पर कोई ना कोई निशान ज़रूर मिलता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई निशान नहीं था। अब धीरे धीरे पुलिस का शक और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था, लेकिन असली सबूत उनको मिला जब उन्होंने पीयूष की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया। उसके अंदर पता लगा कि एक नंबर था जिस पर पीयूष लगातार घंटों तक बातचीत किया करता था, और उस रात जब ज्योति को किडनैप किया गया था उस रात भी उसने उस नंबर पर लगभग 9 मिनट के अंदर 150 SMS किए थे। और पुलिस को ये चीज़ और भी ज़्यादा खटकने लगी थी। इसके अलावा एक और चीज़ थी जिस पर पुलिस का ध्यान गया था। उस रात पीयूष ने कुछ देर के अंदर ही 2 टी-शर्ट बदल ली थी, यानी कि एक टी-शर्ट जो कि उसने होटल में पहनी हुई थी और दूसरी टी-शर्ट वो थी जहाँ पर वो पुलिस स्टेशन पहुँचा था। मतलब कुछ देर के अंदर ही टी-शर्ट बदलने का ये मामला पुलिस की समझ से बाहर जा रहा था। 31 जुलाई 2014 के दिन पुलिस मनीषा और पीयूष दोनों को अरेस्ट कर लेती है। पहले तो पीयूष अपनी कहानी बताता है जो कि उसने रटी हुई थी, लेकिन जब पुलिस थोड़ी धमका करके पूछती है तो उसकी कहानी दरकने लगती है। वो धीरे धीरे रियलिटी पर आ जाता है। वो बताता है कि मैंने 4 लोगों को हायर किया था मनीषा के ड्राइवर समेत ज्योति का मर्डर करने के लिए, और हमने ये प्लानिंग इसलिए बनाई थी क्योंकि मैं ज्योति से कभी प्यार करता नहीं था और ना मैं उससे शादी करना चाहता था। मेरी फैमिली ने मुझ पर प्रेशर बनाया, इसलिए मैंने ज्योति से विवाह तो कर लिया, लेकिन प्यार मैं अभी भी मनीषा से ही करता था और हम दोनों साथ रहना चाहते थे। हम दोनों के बीच में अगर कोई था तो वो थी सिर्फ ज्योति, और हम किसी भी तरीके से उसको हमारे बीच से निकाल फेंकना चाहते थे। इसलिए मैंने और मनीषा ने मिलकर के ये प्लान बनाया। उसके बाद में हमने मनीषा के ड्राइवर और उसके साथ 3 अन्य लोगों को इसमें हायर किया। पूरी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से की गई थी। अब पुलिस उन 4 लोगों को भी अरेस्ट कर लेती है, जिनमें कि एक अवधेश मनीषा का ड्राइवर भी था। अब पुलिस अवधेश से पूछताछ करती है। अवधेश बताता है कि सर चाकू मैंने ही खरीदा था, वो भी पास के मॉल से, और मुझे इसके लिए पीयूष ने पैसे डाले थे। फिर उसके बाद में पुलिस पूछती है कि चलो मान लिए कि भाई पीयूष ने बोला था, लेकिन तुमने 17 बार चाकू से हमला क्यों किया? 1, 2, 3 बार में भी उसकी जान जा सकती थी। तो अवधेश बताता है कि सर देखो, पीयूष ने मुझसे ऐसे बोला था कि तब तक वार करते रहना जब तक कि उसकी सांसें ना उखड़ जाए, मतलब अगर अंतिम सांस भी वो ले रही है तो तुम्हें रुकना नहीं है, पूरी तरीके से उसको मारने के बाद ही दम लेना है। फिर पुलिस पूछती है कि क्या पीयूष उस वक्त वहीं मौजूद था जब तुमने ज्योति का मर्डर किया? इस पर अवधेश कहता है कि नहीं सर, वो वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन फ़ोन पर सब कुछ सुन रहा था। उसका फ़ोन कनेक्ट था और ज्योति चिल्ला रही थी, हम उसे मार रहे थे, वो चीख रही थी, और पीयूष सारी चीज़ें फ़ोन पर लगातार सुन रहा था। ये सब कुछ पीयूष की ही प्लानिंग थी और हम तो सिर्फ उस प्लानिंग का एक हिस्सा थे। अब केस की एक एक कड़ी पुलिस के सामने थी। पुलिस को वो बाइक भी बरामद हो चुकी थी जो कि किडनैपिंग के वक्त इस्तेमाल हुई थी, और अंत में वो मर्डर वेपन यानी कि वो चाकू भी मिल चुका था। अब सभी को जेल में डाल दिया जाता है, सभी के ऊपर केस चलता है। पुलिस के पास सारे पुख्ता सबूत थे और लगातार 8 साल तक मुकदमा चलने के बाद आखिरकार 21 अक्टूबर 2021 के दिन अदालत अपना फैसला सुनाती है। अपर सेशन कोर्ट के जज अजय कुमार त्रिपाठी ने सभी 6 आरोपियों को, यानी कि मनीषा, पीयूष, मनीषा का ड्राइवर अवधेश और उसके 3 साथी रेनू, आशीष और सोनू, सभी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुनाई। मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। मामले को एक बार फिर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने पूरे मामले को नए सिरे से परखा। लंबी सुनवाई के बाद 8 दिसंबर 2024 के दिन हाई कोर्ट भी अपना फैसला सुनाता है, जिसमें मनीषा को छोड़ करके बाकी के सभी 5 आरोपियों को वही लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुनाता है, लेकिन मनीषा को बरी कर दिया जाता है। कोर्ट कहता है कि मनीषा के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। अब सोचिए, जिसके लिए ये सारा कांड हुआ, मतलब जिसके लिए ये कहानी शुरू हुई, कहानी का अंत हुआ, वो खुद इस मामले से बरी हो गई, और बाकी के 5 लोग जो कि उसके लिए सब कुछ कर रहे थे, उनके भरोसे में या फिर कहें कि उनकी बातों में बहकावे में आकर के इतना सब कुछ किया, वो सब अब उम्र भर जेल के अंदर सड़ेंगे।